बहुत सारी चीजों पे काम किया है, बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स को डेवलप किया है प्रोफेशनली, एंड ऑल्सो प्लेयर्स हु कम हियर ओनली टू हैव फन। तो आपका ये एक्सपीरियंस जब स्टार्ट किया आपने इस कंपनी के साथ, तो फुटबॉल ही क्यों? ये तो एक इंडिया तो एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन है ना, हर जगह सब लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो ये फुटबॉल का कैसे सोचा आपने? तो बेसिकली फुटबॉल क्यों, मतलब गुड क्वेश्चन। जब दिस इज लाइक बैक इन 2010 एंड 11, तो वहां उस टाइम पे कोई भी एकेडमी थी नहीं एक्चुअली, गेम के 2-3 एकेडमीज थी उस टाइम पे, और हम सब जो फुटबॉल पसंद करते थे अपने स्कूल टाइम से, हम सबको लगता था कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खेलने के लिए। तो जो बच्चा स्कूल में खेल लिया फुटबॉल, स्कूल की फुटबॉल टीम से, तो वो शायद कुछ अपना करियर बना सकता है इन फ्यूचर। और जिसको मौका नहीं मिला स्कूल में खेलने का, जो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको मौका नहीं मिला, तो उन्होंने फिर कभी उम्मीद भी नहीं रखी कि वो फुटबॉल को भी खेल सकते हैं। तो ये थॉट था हमारे दिमाग में। इनफैक्ट बहुत फनी बात यह है कि जब मैं किशोर अनुराग से मिला और मैंने ये बात जाहिर की उनको, बहुत सिमिलर रिएक्शन उनसे आया कि सबको। और इनफैक्ट बीबीएफएस की पहली जो टीम है, इनिशियल टीम, उन सब का सिमिलर थॉट प्रोसेस था। सबको या स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या खुद कुछ थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, बट उन्होंने देखा कि मैं ज्यादा लोग मिलती नहीं है अपॉर्चुनिटी, उन्होंने वो चीज मिस करी, तो इसीलिए सबका इमोशन सेम था शायद। बिल्कुल। और प्लस स्कूल फुटबॉल आप जानते हैं कैसी होती है, मतलब उस टाइम पे तो स्कूल को होता है कि बस कुछ 2-4 कंपटीशन एक ही पीरियड तो मिलता है उसमें। अरे वो हम तो लड़ाई करते थे कि भाई हफ्ते में तुम्हारा 1 या मैक्सिमम 2 पीरियड होते थे, उसमें भी कभी कोई टीचर बोलता था मैं एक लूंगी सब्जेक्ट, तो हमारी लड़ाई होती थी कि भाई हमारी गेम्स पीरियड को। और गेम में भी क्या होता था, एक पीटी कर देते थे, एक गेम्स। तो अल्टीमेटली इन अ वीक एक बच्चा अगर कोई अपना पसंदीदा स्पोर्ट खेलता है स्कूल टाइम पे, उसको 40 मिनट का मिलता है, जो बहुत कम है। मतलब एक बच्चे के लिए इवन एडजस्ट होना कि भाई हम अब क्लास से जा रहे हैं, खेल के वापस आ रहे हैं, गेम टाइम 20-25 मिनट का मिलता है। तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो हमने कहा कि व्हाई डोंट वी एड्रेस दैट प्रॉब्लम, है ना। तो वो एड्रेस करने के लिए हमें रियलाइज हुआ कि यार अगर फुटबॉल में करना है एड्रेस, तो हमारे को बच्चों तक जाना पड़ेगा, है ना। बच्चे हमारे तक नहीं आ सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो जाने के लिए हमने फिर डिसाइड किया कि हम अपने नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होंगे, भाई जहाँ पे बच्चे रहते हैं उनके घर के पास एक ऑप्शन मिलना चाहिए उनको खेलने के लिए। तो यहाँ से ये नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और यही हमारा बेस है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे देश में इतने सारे बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, और इतने सारे बच्चे हैं जिनके लिए दिन में शाम को या वीकेंड पे मूव करना आसान नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, या कोई ना कोई फैमिली में जिसको लेके आए, कोई ड्रॉप करे, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे को उन तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तो इसी रीजन से हमने फिर ये अकेडमी प्रोग्राम शुरू किया था 2010 में, और अब थैंकफुली हम इतनी सिटीज में प्रेजेंट हैं कि एटलीस्ट एक साल में 10-12 हजार बच्चे आराम से ट्रेनिंग करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मुझे भी याद है जब हम स्कूल में थे तो ऐसे होता था कि गार्ड से लड़ाई करके बोलना पड़ता था कि 15 मिनट और खेलने दो छुट्टी के बाद, ताकि कुछ तो थोड़ा खेलने का टाइम मिल जाए। बट वही लोग जो खुद घर जा रहे हैं स्कूल से, जिन लोगों की बस है या कुछ है, उनके पास ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, सही है। तो अब जब आपने ये सब स्टार्ट किया, ये सोच तो अच्छी थी, बट इस जर्नी में जब आपने काम करना शुरू किया, तो प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आए उस टाइम पे? आई थिंक जो मुझे रिकॉल होता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो इनफैक्ट अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इसका मतलब है कोई एक मैसिव प्रॉब्लम है जो हमारे सॉल्व, वो है कि एक स्पोर्ट जो है वो उसकी तरफ, या स्पोर्ट छोड़ो कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी तरफ किसी बच्चे का झुकाव कब होता है? यूजुअली तभी होता है जब उनको इंस्ट्रक्टर अच्छा मिलता है, या जब उनको मेंटर अच्छा मिल जाए। करेक्ट। मुझे भी याद है कि स्कूल में जब मुझे इंग्लिश के या हिस्ट्री के अच्छे टीचर मिले, तो within 1 or 2 years मेरे को उन टॉपिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो that is true for sports also. While generally बच्चे are like in tune to play sports and any sport, they love to play sport. But उस एक particular sport या कुछ specific sports में continuously अच्छा परफॉर्म करना और उससे सीखना लाइफ के बारे में, that requires a good mentor or a good teacher, जो इस केस में होते हैं फुटबॉल कोचेस।
तो वो हमारे को लगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर अच्छे फुटबॉल कोचेस नहीं मिलेंगे तो इट्स बट ऑब्वियस कि आप बच्चों में वो इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर सकते। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए वो रेगुलरली आए, रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ 10 साल के लिए उनको ट्रेन करना है। तो 10 years इज नॉट अ स्मॉल पीरियड, राइट? तो 10 साल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए यू हैव टू हैव गुड टीचर्स एट ईच लेवल। ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी वांटेड टू सॉल्व। तो उसके लिए थैंकफुली विद बाइचुंग वाज आल्सो देयर ऑन बोर्ड एट द बिगिनिंग। तो we ensured that we partnered with a couple of academies and कुछ कोचेस हमारे यूरोप से आए थे इंडिया, क्योंकि ऑफ कोर्स यूरोप एक एडवांस मार्केट है, दे नो फुटबॉल मच बेटर देन अस। तो हमने वो स्किल वहां से सीखा। तो हमने उन लोगों से वो स्किल सीखा। हमने फिर डिसाइड किया कि हम इंडियन कोचेस को एजुकेट करें, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर इंडियन कोचेस एजुकेट होंगे और वो आगे एजुकेशन पास ऑन कर सकते हैं, तभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है, तभी ये प्रोग्राम ग्रो करेगा। तो दैट वाज द बेसिस। तो हमने उस टाइम पे आई थिंक 10 या 12 कोचेस के साथ स्टार्ट किया था पहला प्रोग्राम। और अब थैंकफुली ओवर द इयर्स ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। अभी भी आज बाहर बैठे हमारे कोचेस जो कोच एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं। तो ऑन एवरेज जहां हम मे बी 20 से 25 कोचेस की ट्रेन करते थे साल में स्टार्टिंग में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कम से कम 1000 से 1200 कोचेस हर साल ट्रेन करते हैं, इस स्केल पे ट्रेन करते हैं। और अभी ये भी हमको लगता है कम है जितनी रिक्वायरमेंट है अच्छे फुटबॉल कोचेस की। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने बोला अभी भी है। बट या ओवर टाइम हमने रियलाइज किया है कि अब हम यूरोपियन कोचेस पे डिपेंडेंट नहीं है। 7 साल उन्होंने हमारे को सिखाया, हमने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जो अब आगे ये एजुकेशन को लेके जा रही है। सही। मैंने जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में? सही है इंफ्रास्ट्रक्चर फुटबॉल खेलने वाले बच्चों के लिए? सी इंफ्रास्ट्रक्चर कम है डेफिनेटली, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मतलब जितना होना चाहिए हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, है ना? तो ये जो परसेप्शन है कि लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट में एक्सेल नहीं करते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से गलत रीजन है। क्योंकि आप देखिए साउथ अमेरिका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्पेशली फुटबॉल के टर्म्स में। इंडियन जैसी कंडीशन है वहाँ पे, चाहे ब्राजील ले लीजिए, अर्जेंटीना ले लीजिए, चिले ले लीजिए, यूरुग्वे ले लीजिए, इन सब में इंडिया से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट इसका मतलब ये नहीं वहां से प्लेयर्स निकल रहे हैं। इस वक्त टॉप यूरोपियन टॉप वर्ल्ड प्लेयर्स साउथ अमेरिका में। तो इतना तो हमने पहले ही रियलाइज कर लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द चैलेंज। एक्चुअली वो हम एक रीजन देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। तो बट ये जरूर सही है कि जब हमने एकेडमीज खोलना शुरू किया, बहुत फनी इंसिडेंट है। जब आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो व्हेन आई जॉइंड देम द टीम आफ्टर द फर्स्ट ईयर, तो उस वक्त सिर्फ दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था। तो आई लर्न द प्रोग्राम हियर कि भाई एग्जैक्टली व्हाट आर वी डूइंग, मतलब करते कैसे हैं प्रोग्राम, है ना, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। वो जब मैंने सीखा तो मैंने सोचा कि यार ये चीज, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, पूरी पढ़ाई वहां करी है, तो यार आई नो दैट रीजन, तो आई कैन परहैप्स हेल्प पीपल इन दैट रीजन। एंड थोड़े नोन नेटवर्क भी है, तो मुझे लगा वहां पे स्कूल भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तो आराम से खोल सकते हैं। तो ये मैं लेके गया परसेप्शन वापस 2011-12 में। और जब मैं गया वापस, तब मेरे को रियलाइज, तो मैंने एक लिस्ट बनाई, लॉन्ग लिस्ट, 100 स्कूलों की लिस्ट बनाई थी। यार चलो सब में जाएंगे, उनमें बात करेंगे, वो हमारे को दे देंगे और मैं 20-25 अकेडमी खोल दूंगा वहाँ पे। क्या बात है। तो जब मैं जाना शुरू किया, तो पहले 3 महीने तो किसी ने मीटिंग ही नहीं दी। 3 महीने तक हम प्रिंसिपल्स के दरवाजे में खटखटाते रहे, उनको बताते रहे कि हम ये प्रोग्राम है। ऑफ कोर्स नया प्रोग्राम था, कभी किसी ने सुना नहीं था कि फुटबॉल की एकेडमी चलती है, स्कूल में चल सकती है, आफ्टर स्कूल चल सकती है। पूरा मॉडल ही नया था कि भाई स्कूल का कोच नहीं और भी कोच आएंगे, स्कूल के बच्चे नहीं बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं। तो ये सब मॉडल एकदम नया था, तो किसी ने भी एंटर नहीं किया। मतलब पहले तो मीटिंग मुश्किल से मिली, फिर जब मिली तो उन्होंने बोला कि अच्छा, पहले तो घबरा गए कि यार बाहर के बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। तो जनरली बड़ा कंजर्वेटिव सा माहौल होता है कि भाई बाहर के बच्चे हमारे स्कूल आएंगे खराब कर देंगे, ऐसा माइंडसेट था उस टाइम पे। तो इस मामले में मैं कहूँगा चैलेंज था, हमारे फुटबॉल ग्राउंड मिलने के लिए। ऐसा नहीं है फील्ड नहीं है, था, पर आपको मिलने में देर लग रही थी। 100 से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड है चंडीगढ़ में। अच्छा। बट हमारे को मीटिंग भी नहीं मिल रही थी, ग्राउंड तो दूर की बात। तो फाइनली अराउंड 45 स्कूल में चला गया था, इंक्लूडिंग माय ओन स्कूल। अच्छा। सेंट जॉन से चंडीगढ़ में।
तो वहां पे भी बोलते रहे हाँ करेंगे, बट समहाउ बात नहीं बनी। फाइनली एक वहाँ के बहुत नोन एजुकेटर है डॉक्टर बेदी, जिनके शिवालिक स्कूल्स है, तो मैं उनके पास गया। उम्मीद सही नहीं थी कि फिर से जाऊंगा, फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगा, फिर से आ जाऊंगा। मैंने कहा बट चलो कोशिश करते हैं। किसी ने मुझे रिकमेंडेशन दिया था कि जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपको ऐसे विजनरी लोग चाहिए जो पार्टनर करें आपके साथ। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने उनका जैसे बहुत ही अच्छा लगा सेटअप के स्कूल में जाओ, वहां पे आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, तो किसी को बेदी सर से मिलना है तो आप जाओ, बोलो रिसेप्शन पे, आपको बता देंगे कहाँ जाके वेट करना है, और जिस ऑर्डर में आप आए उस ऑर्डर में आप मिलेंगे उनसे। ठीक है। तो मैं गया वहाँ बैठा, वहाँ दरबार टाइप लगा हुआ था तो ऐसी टिपिकली दरबार जैसी फीलिंग आई। तो मैं जाके बैठ गया, तो 5-6 लोग मेरे से पहले गए, फिर मेरा नंबर आया, फिर मैंने अपनी वही जो कहानी बनाई हुई है 45 जगह बता चुका हूँ, अब तक तो घट गई है, तो मैंने वो बोलना शुरू किया। तो 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मैंने अपने बारे में बताया, और उन्होंने पूछा क्या करना है पहले मिनट में। तो मैंने कहा चलो उनको शायद टाइम कम है, मैं समरी में बताता हूँ। मैंने बोला मुझे फुटबॉल एकेडमी प्रोग्राम स्टार्ट करना है, मैं खुद पैशनेट हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को खेलने को मिले। कहते ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरा बैकग्राउंड पता किया, जो भी 1-2 लाइन, और क्या एग्जैक्टली करना चाहते हो। तो उन्होंने बोला गो अहेड। तो पहले मुझे लगा कि शायद उनको मैं समझा नहीं पाया, उनको स्कूल के बच्चों के लिए ऐसे सब बाहर के लिए नहीं है, तो मुझे लगा एग्जैक्टली यस, मैंने सुना नहीं था। इनफैक्ट मैंने छोड़िए किशोर, अनुराग, किसी ने भी इतनी जल्दी कहीं भी यस सुना नहीं था उस टाइम पे। तो जब हो गया, जब उन्होंने यस बोला, तो मैंने कहा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, शायद उनको नहीं समझ आया। तो जब मैं बताने लगा फिर से, बोला मैंने बोल तो दिया हाँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी हो, तो कहते आप ग्राउंड देख लो। वो मेरे साथ गए, उन्होंने मुझे ग्राउंड दिखाया। तो मैंने कहा चलो अगर वो बोलेंगे फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या कुछ करना है, तो मैंने बोला ऐसे, कहते नहीं करो तुम शुरू। तो बस जाते अपने बोला आई बिलीव इन यू, अब स्टार्ट करो। दैट वाज द जर्नी, माय इंट्रोडक्शन, कि कैसे मतलब एक बंदा का कोई है जिसका विजन है और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम मिलने ऐसे लोगों से तो कोई रीजन नहीं है कि मेरे को नहीं मिल सकता। तो दैट वाज माय स्टोरी टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन चंडीगढ़। बट उसके बाद ये है कि यही फिलॉसफी लेके हम हर जगह जाते थे। हाँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं अब, और बहुत सारी अब तो फुटबॉल टर्फ्स बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सब जगहों पे, स्पेशली दिल्ली में भी, जहाँ पे अब आपको 7-a-side 9-a-side फुटबॉल टर्फ या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ऐसा नहीं है फुटबॉल फैसिलिटी कमी है अब बस ये है कि आपको कांस्टेंट एफर्ट डालना है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि वो लोग आप पे ट्रस्ट करें कि आप उनके साथ काम कर सकें। सो आई थिंक बहुत एविडेंट है कि उस पार्टनर का जो स्कूल्स हैं या जो टर्फ्स हैं, उनका जो कोलैबोरेशन है BBFS का, दैट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी कि इतने सारे बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है। तो एक और पार्टनर्स होते हैं पेरेंट्स। अभी सारे पूरे प्रोजेक्ट में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करेंगे तब बच्चे ग्राउंड्स पे आ सकते हैं और खेलते हैं, और पिक करना और ड्रॉप करना। तो उन पेरेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन है, जैसे मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो एक पेरेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं BBFS की एक नॉन रेजिडेंशियल एकेडमी से? तो हाँ, पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है ना। अल्टीमेटली पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कहाँ पे उनके बच्चा टाइम स्पेंड करेगा, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेरेंट्स से कम्युनिकेट जब करें तो उनको समझा सकें एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में हम कर क्या सकते हैं, है ना। अल्टीमेटली एक चीज मैंने बताई थी कि बच्चों को खेलना पसंद है। हमारा पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव है बच्चे कुछ सीखें, है ना, वो ग्रो करें, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बच्चों को स्पोर्ट्स के मीडियम से, मतलब फुटबॉल इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स के मीडियम से वी आर एबल टू एजुकेट देम। ठीक है। तो जो लर्निंग, जो जैसे बहुत ट्रेडिशनल व्यू है कि जो एकेडमिक एजुकेशन है उसी से ही बंदा मतलब प्रोग्रेस करता है, बट वी डू नॉट बिलीव इन दैट। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सेइंग है जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो लेसन हमारे को सीखने हैं लाइफ में एज अ चाइल्ड एंड एज अ यंग एडल्ट, वो सीखने के बहुत एवेन्यूज हैं। और स्पोर्ट्स एक काफी स्ट्रॉन्ग एवेन्यू है, क्योंकि नेचुरल इंक्लिनेशन है, बच्चों को खेलने की इंक्लिनेशन होती है। ठीक है। आप किसी बच्चे से पूछिए वो खेलना चाहता है ना। तो अगर हमने सोचा कि अगर हम इस इंक्लिनेशन के बेसिस पे उनको कुछ सिखा सकें,
फील्ड के ऊपर, तो परहैप्स दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है। तो जो हमारी नॉन रेजिडेंशियल एकेडमीज है उनका मेन अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम बच्चों को एजुकेट करें जब वो फील्ड में आए, ठीक है, थ्रू द मीडियम ऑफ फुटबॉल इन दिस केस। ठीक है, अब पेरेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? डेफिनेटली बच्चे आते हैं हफ्ते में 3 या 4 दिन डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का प्रोग्राम है, और वो जो 1 या 1.5 घंटा वो हमारे साथ स्पेंड करते हैं, हमारे कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फन एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ठीक है, ताकि वहां पे बच्चे आना चाहें, हर हफ्ते हर महीने वो आना चाहें, और जितना वो आएंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही अपना तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको सीखने की। ठीक है, तो इसमें फिर हमने कोचेस को एजुकेट किया कि बच्चों को एंजॉय कैसे करवाना है, ठीक है, और उस एंजॉयमेंट के बीच में लेसन्स कैसे डालना है। ठीक है, तो हर एक सेशन बीबीएफएस में एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कवर करता है। उस टॉपिक और कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट करने के लिए कोचेस उनका असेसमेंट करते हैं, स्मॉल साइडेड गेम्स खिलाते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब वो जाए बच्चा तो खुशी से जाए कि भाई गेम खेल के गए हैं, बट उसके बीच में उनको लेसन्स भी मिले। ठीक है, तो दैट इज अ टिपिकल सेशन हाउ इज रन। तो मैं चाहूंगी आप एक एग्जांपल से या एक थोड़ा सा डिटेल में बताएं किस तरीके की एजुकेशन या किस तरीके की लेसन्स फुटबॉल के थ्रू सिखाई जाते हैं बच्चों को। तो जैसे सी लाइफ में जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए हेल्प करे, वो नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। और यूजुअली हमारे जो रेगुलर स्कूल्स हैं उनमें इतना फोकस होता है एकेडमिक्स पे, स्पेशली मेमोरी बेस्ड लर्निंग पे, कि जो करिकुलम में सिखा रहे हैं वो वाला पार्ट तो बच्चे थोड़ी देर के लिए याद कर लेते हैं, बट ओवर द इयर्स उनको उतना याद नहीं रहता। तो हमारा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम उनको कुछ मेमोरी बेस्ड करा रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए। और वी हैव अ फिलॉसफी, इट्स कॉल्ड गाइडिंग डिस्कवरी, जिसमें हमारे कोचेस या हमारी टीम किसी को डायरेक्टली लेसन्स पास ऑन नहीं कर रही है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, सोचना सिखाया जा रहा है। तो उनको पहले डेमोन्स्ट्रेशन देके इस टॉपिक के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, उसके बाद उनसे पूछते हैं कि इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे। उससे क्या होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। अब डिसीजन मेकिंग इन व्हाट, अभी तो फुटबॉल में तो जब बच्चा आता है इनिशियली, जब यंग होता है 5 to 9 इयर्स के बीच में, तो उस टाइम पे दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर अस टू डेवलप द टेक्निक। तो इनिशियल पीरियड इज स्पेंट ओनली ऑन मेकिंग देम एंजॉय द गेम एंड इंप्रूविंग देयर टेक्निक। और उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फुट आई कोऑर्डिनेशन, जनरल फिजिकल एबिलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब चीजों फिजिकल स्पेसिफिक्स है, वो ऑटोमेटिकली बच्चा डेवलप करता है। एंड करिकुलम के अंदर ऐसे रोल्ड इन है कि पता भी नहीं चलता, बच्चे सिर्फ मजे में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट साथ साथ ये डेवलप हो रहा है। हम लोगों को पता है, हम जब स्कूल में खेलते थे तो एक फुटबॉल और 40 प्लेयर, दैट यूज्ड टू बी द रेशियो। अब हम जब हमारे को पोर्चुगीज कोचेस ने सिखाया 1 kid 1 football, दैट इज द राइट रेशियो। क्यों? ताकि अगर वो 1 या 1.5 घंटे के लिए आ रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर कि वो 1.5 घंटे में इतना टाइम स्पेंड करे बॉल के साथ कि इट बिकम्स देयर सेकंड नेचर। तो ये है इनिशियल स्टेजेस कि बच्चों की टेक्निक पे इंप्रूव किया जाता है। देन मोर इम्पोर्टेंटली, जो आपने पूछा कि क्या एग्जैक्टली सीख के जाएंगे वो, तो डिसीजन मेकिंग इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, टीम वर्क, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ टीम स्पोर्ट। अब टीम वर्क समझने के लिए पहले अपने आप को समझना जरूरी है एज अ ह्यूमन। तो जितनी भी मेन कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको लेसन्स के फॉर्म में हमारे को सिखाया जाता है। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, हाउ टू रिस्पेक्ट फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन योर टीम अराउंड यू, हाउ टू बी अफेक्शनेट towards other players and maybe especially your peers and your juniors. There are so many things that one can learn about humans through various sessions that we do, so that ultimately at the end of the day that those are the things which stay on with an individual for a lifetime. Not the lessons you learned in geography or history. वो आपका base रखेगा. You may have a concept about various topics, but how you treat other people, foundational. That's foundational. How you treat yourself, it's foundational.
So those are the foundations we try to establish through the non-residential programs. Absolutely. And I think इसके additional जो nutrition का और health का वो तो given ही है. See, because this is all part of the cycle, right? As kids become a little better at the game, so they start looking at those aspects also. मतलब वो 1 घंटा जो field पे spend किया, they start looking at what beyond that. So that is when the coaches and the kids have a relationship and they talk offline. They talk about nutrition. They talk about recovery, rest, sleep. They talk about what exactly they need to do on the days when they are not coming here. So there are so many things, and then they play matches. So they have to have a schedule, some discipline in terms of preparing for matches. So there are so many things beyond the session that they can cover. इंटरेस्टिंग. जैसे अभी रिसेंटली एक कोच से बात हो रही थी, उसने अपने टीम के साथ ये रूल रखा हुआ था कि सारे जने सुबह उठ के उसको मैसेज करेंगे कि रात को कितने बजे सोए थे. कोई रात को बैठ के स्क्रीन टाइम तो नहीं कर रहा था, कोई बैठ के लेट नाइट मैच तो नहीं देख रहा था. तो मतलब कोच ने वो भी एक जिम्मेदारी ले रखी है कि भाई बच्चे टाइम से सोएं, तभी अगले दिन आके ट्रेनिंग में अच्छे से करेंगे. या ट्रेनिंग तो छोड़ो, टाइम से सोना एक अच्छी आदत है, तो कोचेस उसमें भी हेल्प कर रहे हैं कि भाई अच्छी आदत डेवलप हो टाइम से सोने की. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. हमारे कुछ कोचेस हैं अभी भी जो अपना यहाँ गुड़गांव में एक सेशन ले रहे थे, तो वहां पे उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था अपनी टीम से. इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था कि बच्चे यूज्ड टू सेंड द एंटायर वीक्स फूड प्लान एंड पिक्चर्स खींच के क्या खाया ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, एंड द पेरेंट्स यूज्ड टू कम अप to us and say कि we have never seen our kids say no to a pizza or a Maggi or something like that, है ना, junk food. Because जैसे जैसे वो player serious हुए अपनी गेम को लेके, जैसे बोला competition आ रहा है, मेरे को अपना ये भी उनको होता था कि मेरे को अपना fat percentage कितना maintain करना है, तो मेरे लिए कौन सा food healthy है. And naturally now these guys have exposure to YouTube and other media, so they can see professional players what are they doing, वो क्या खा रहे हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वीडियो देख के आधे बच्चे तो ऐसे ही कहते हैं कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, है ना, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेंगे. एक पर्टिकुलर वीडियो है रोनाल्डो की इतनी फेमस हुई कि जब उसने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को साइड पे रख दिया और उससे ही इतने इंस्पायर हो गए बच्चे. So you see, sport has such a strong influence over kids कि जो हम बोलते, जो पेरेंट्स या बोलते रहे कि ये चीज अच्छी नहीं है वर्सेस उनका एक रोल मॉडल एक बार कर देता है. So that is the ultimately we have to create such more role models. एक ये भी रीजन रहा है कि क्यों क्रिकेट पॉपुलर है, फुटबॉल नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में इतने सारे रोल मॉडल्स हैं सिंस 1983 और फुटबॉल में हमारे पास बहुत लिमिटेड रोल मॉडल्स रहे हैं. अब थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, बट up till say 2010-11 हमारे पास एक या दो के अलावा और रोल मॉडल्स थे नहीं. तो anyway the point being that ये कोच ने जो अपना ये डाइट प्लान वगैरह करा, तो पेरेंट्स इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ये बाकियों को बताया और उस फिर सेंटर के सारे बच्चे और सारे कोचेस ये प्रोसेस फॉलो करते थे. So that is the kind of influence coaches can have. Absolutely interesting. So हमने bits and pieces में तो काफी अंडरस्टैंड कर लिया कोच और बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में, एंड कोच किस तरीके से मॉडल करता है बच्चे को. ये ओवरऑल प्रोग्राम कैसे चलता है, एक नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आपने किस तरीके से डिफरेंट सिटीज में इसको सेटअप किया है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा. तो we started with Delhi. That was our base. And then slowly we were able to expand in places like Chandigarh, Mumbai, Bangalore, Hyderabad. So it is very true that nowadays अभी जैसे community football or non-residential football program, it's running across the country. Not just us, there are multiple academies. So you just search online and look for a football academy near me on Google, and I'm sure you will find a good football academy. If not BBFS, some other good academy near your house. Okay. So you have to just go up. Maybe you just call them. Like if somebody calls us, we tell them about the program, we tell them about the timings for different batches, different age groups. तो आते हैं, फिर we give them at least 1 or 2 sessions. They should attend with the other students who are training. And when the kids like it, so the parents can enroll. And the enrollment process is very simple. We've got a mobile application. So they can just log in through the app name is Enjogo. So they can log in through Enjogo,
and they can find a center which is closest to their house. Just activate your location. And then you can just sign up for a demo, and then you'll get to know about the coaches, you'll get to know about the curriculum, what are we going to cover. And that's a simple process of signing up. Okay. And then how does it work in general? Typically, kids come 3 days a week on average, because then they have other things to do as well. So 3 days a week, Monday, Wednesday, Friday, or Tuesday, Thursday, Saturday, at least for an hour and a half in the evening, they will come and train. And usually they have a schedule that once the kids have been training for a few, say, months together, they end up playing matches. Either on those days or on weekends, or they participate in a competition. So that way the curriculum is running ongoing. So you can sign up at any time. We've got batches, beginners, intermediate, advanced. So that means you can sign up with anyone in any city, any time, any location. And 3 days a week they can attend and expect to have at least 10 to 15 competitive or friendly games in a year. And then slowly they progress. So as they progress, they do better. So we also have a pathway for the kids to play slightly in an advanced groups, because then they are more serious. The example I gave, where the coach and the kids have much more intimate relationship. They've been playing for few years together. They also go for these domestic and international tournaments. And that helps a lot in terms of the overall camaraderie. Players become independent. अब जब बच्चा अकेला 11 or 12 year old, when he or she is traveling alone with his coach to play a competition internationally, that is the real exposure. Game changer. Correct. So I've got a very good story here, if you have time. So we've got one of our players, Arjun Pandey. He was from Delhi, and he was training with us since the age of 10. So they are two brothers, Kush Pandey and Arjun Pandey. So both used to train with us for almost 4-5 years. They were training. And then when we started our international trips, the brothers used to go together or separately to almost every second trip. And they had almost, I think 5 or 6 trips they had gone with us. And then one day, their father, Mr. Pandey, came up and told us that Arjun has got into Stanford. So we were very, very happy, very, very surprised. And they said that part of the reason he's gone there is because of BBFS. And he said that the kind of exposure he got while traveling alone for these international competitions was immense. I mean, he said that during his 11th and 12th, every year he used to go to do workshops at Stanford alone. And that is one of the reasons he got through Stanford. Absolutely. So, these are the things that kids have to learn. And if they are playing in a team regularly and they're getting exposure of such kind, then that helps them a lot in terms of their overall confidence, then being independent, then being disciplined. So it helps a lot. बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं किसी भी इंटरेस्टेड प्लेयर के लिए पाथवेज फ्रॉम बिल्कुल ग्रास रूट से लेके फिर मोर डेवलपमेंट स्क्वाड को, जैसे आपने बोला, फिर रेजिडेंशियल और फिर आगे शायद क्लब तक भी. राइट, एब्सोल्युटली. सो इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन अंकित. अगर हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं तो व्हाट is your final message to parents and players जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है या इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है? क्या मैसेज होगा आपका उनके लिए? See, our objective in the long run has always been for kids to pick up sports. And by picking up sports, they will be able to overcome a lot of things. They will learn a lot of things, first of all. But nowadays, there is so much stress. There is so much pressure of academics, peer pressure, social media pressure. So that itself is a huge pressure for the kids to take. And I think sports is one way to let out and to actually express yourself without worrying about what people are saying, how people are evaluating them. So this is a great way for young adults to express themselves, to get relief from that stress. And not just that, I feel that that's one important aspect we all miss. The relationship with the parents, especially nowadays, especially the teens, it's a very broken relationship. I am a parent of 2 kids, but of course they are small right now. But I can understand as they grow, their relationship with you always gets strained. But it's very limited interaction. And we've seen our parents interacting with our players when they come for their matches, when they go for their training sessions,
because that's a common element that they can all talk about. Absolutely. So that really helps build the relationship between the parents and the players. And naturally, within the peer group, the kind of respect one has to have for the other people around them. Only, I think sport is one of the best mediums for you to be able to bring equality among everyone. And otherwise, there is always some form of elitist behavior here and there that you see. But sports brings everyone at the same level. Right? So I think that is the larger message, right? So if you can learn about life through sports, so nothing better than that. Absolutely. I think interesting है sports के through हम बच्चों की physical और mental health दोनों को सही रखने में the sports can be very, very valuable. Yeah. So whatever kids are studying, whatever they are doing in life, 1 or 2 hours of play in the evening through whatever game you play, I think it can make a whole lot of difference in the health of the child. Yeah, I mean, we have good examples. We all of us, the founders, myself, most of the people in the leadership have been either engineers or lawyers or media professionals. And we've left all of that, come in this field because we know it has given us something. And it can give a lot to a lot of people. Yeah. And I think especially for young kids, nobody can do academic studies for 8 to 10 hours a day. Nobody can do it. Actually, you can't even concentrate for so long. So 1 or 2 hours of physical activity, and especially sports, can really, really help. In terms of breaking the monopoly, especially during exam periods. Absolutely, that going out in the ground, letting yourself free and just run and play and have fun is, I think, the most important. Cool, absolutely brilliant conversation, Ankit. Thank you so much. Hope to see you again for the next episode where we talk about the Residential Academy. Thank you so much. Thank you.